Assalamu alaikum. This is Ikra Ali and I am going to give you a presentation of advanced plasma physics under the supervision of Dr. Lala. The topic which I chose for my presentation is the tokamak reactor, which is basically an application of nuclear fusion reaction which is related to plasma physics. We will discuss this later how it is related to plasma physics. We can call it an artificial sun on an earth. दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग कि हमारे पास एक नेचुरल सन होने के बावजूद हम एक आर्टिफिशियल सन बनाने का सोच रहे हैं। तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि हमने आर्टिफिशियल सन बनाने का सोचा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिग बैंग थ्योरी। आज से 1400 साल पहले जब ये दुनिया वजूद में आई थी तो बहुत सारी एनर्जी रेडिएट हुई थी, जिसकी वजह से जो हमारी चार नेचुरल गैसेज हैं वो सेपरेट हो गई थी, जिसमें हमारे पास ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वीक फोर्सेस वगैरह शामिल हैं। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाइड्रोजन एटम बना, उसके बाद स्टार्स एंड गैलेक्सीज वगैरह बने। यहाँ पर एक रिएक्शन ने बहुत ज़्यादा मेटल को प्रोड्यूस करवाया। उस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं और इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी बहुत क्लीन होती है। सन इस मेटल बनाने की एक फैक्ट्री है। स्टार्स में ये रिएक्शंस बिल्कुल आम हो रहा होता है। तो सन एंड स्टार जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एनर्जी के बगैर नहीं चल सकती। हम जानते हैं कि एनर्जी की ज़रूरत ना सिर्फ इंसानों को है बल्कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह उन सबको एनर्जी की ज़रूरत है। तो हमें सारी एनर्जी जो सोलर सिस्टम से आती है वो सन के थ्रू आती है। तो हमने ये सोचा कि इतनी क्लीन एनर्जी हमें सन दे किस तरीके से रहा है, इसलिए हमने सन पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि सन के अंदर प्लाज्मा होता है जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। हमें पता है कि प्लाज्मा एक कोजी न्यूट्रल गैस ऑफ चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल है। तो हम एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। दो फॉर्म स्पंचेस को हमने जो है वो ले लेना है। उसके बाद उसमें हमने वाटर को फिल कर देना है। ज़ाहिर है जब हम पानी उसके अंदर फिल करेंगे तो उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। फिर हमने उन दोनों स्पंचेस को आपस में कोलाइड करना है, पुश करना है। जब हम पुश करेंगे तो वो सारा वाटर नीचे गिर जाएगा, फॉर्म के अंदर से रिलीज़ हो जाएगा और जो उसका जो वेट है वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तो बेसिकली ये दो स्पंजेस हमारे पास दो प्रोटोन हैं। उन दो प्रोटोन को हमने आपस में फ्यूज़ करवाना है ताकि जो है वो एनर्जी को रिलीज़ कर सकें और प्लाज्मा बना सकें। तो दो प्रोटॉन के अंदर तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, तो फिर हम किस तरीके से उनको आपस में फ्यूज़ करवा सकते हैं। तो हम दो प्रोटॉन को आपस में एक्सटर्नल हीट और प्रेशर प्रोवाइड करके जो है वो फ्यूज़ करवा सकते हैं। जब हम उन्हें एक्सटर्नल प्रेशर और टेम्परेचर देंगे तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे और फिर एनर्जी रेडिएट करेंगे। एनर्जी रिलीज़ होने के बाद उसका ज़ाहिर है मैस जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इन दिस वे हम दो प्रोटॉन को आपस में फ्यूज़ करवा सकते हैं और एनर्जी रेडिएट करवा सकते हैं। तो कितनी एनर्जी जो है वो हमें ये वही एनर्जी है जो हमें आइंस्टाइन की इक्वेशन में मिल रही होती है, विच इज़ ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और ये वही एनर्जी है जो हमें प्लाज्मा की शक्ल में नज़र आ रही होती है सन के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या इस एनर्जी को ख़ुद बना सकते हैं हम? तो इसका आंसर है नहीं, हम एनर्जी को ख़ुद नहीं बना सकते। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस एनर्जी को कन्वर्ट करने के कुछ वेज़ हैं। सबसे पहला वे है हमारे पास पावर प्लांट ऑफ कोयल, जिसमें हमें क्या करना होता है, 1600 कोयल व्हील बैरोज लेकर उनको जला देना होता है। उनको जलाने के बाद जो एनर्जी निकलती है वो एक आदमी की 60 साल की ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। लेकिन हमें पता है कि कोयले को जलाने के बाद उसमें से जो धुआं निकलता है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इस वे को ज़्यादा स्टेबली यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इसमें हमारे पास फिजन रिएक्शन में एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके करके दो छोटे एलिमेंट क्रिप्टॉन और बेरियम बनाता है, साथ में एनर्जी रिलीज़ करता है। एनर्जी के साथ साथ वो बहुत सारा वेस्ट भी जो है वो प्रोड्यूस करता है।
उस वेस्ट को संभालना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है और वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी कॉज करता है, इसलिए हम ये वाला जो है वो वे भी नहीं ज़्यादातर प्रेफर करते। उसके बाद थर्ड है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन चाहिए होता है, लिथियम चाहिए होता है। हम इन दोनों को आपस में फ्यूज़ करवा देंगे तो वो एक बंदे की 60 साल की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है और इसके अंदर से कोई वेस्ट वगैरह भी नहीं बचता। तो हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलेगा? पानी के अंदर से हम हाइड्रोजन को ले सकते हैं, 1 टब ऑफ वाटर लेंगे। और लिथियम जो है वो हमें जो लैपटॉप्स के अंदर बैटरीज़ यूज़ हो रही होती हैं वहाँ से मिल जाएंगी। तो 2 बैटरीज़ हमने वो ले ली हैं, इन दोनों को आपस में फ्यूज़ करवा देना है तो हमारे पास जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी जो कि बहुत क्लीन एनर्जी होगी और हमें कोई वेस्ट वगैरह भी नहीं बचेगा। लेकिन इसके लिए हमें एक टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, टेम्परेचर इसके लिए हाई चाहिए होता है। तो बेसिकली इस सारी सिचुएशन से हमें ये पता चला कि सन को बनाने के लिए बेसिकली हमें 2 प्रोटॉन को आपस में फ्यूज़ करवाना है। तो 2 प्रोटॉन को आपस में क्या फ्यूज़ करवाना इतना ईज़ी है? तो उसके लिए कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं, विच इज़ के जिस लैब में हम ये प्लाज्मा बनाना चाह रहे हैं उसमें जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसका जो प्रेशर है वो 265 बिलियन बार होना चाहिए और जो उसका ग्रेविटी है वो 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होनी चाहिए। अगर ये हम बाउंड्री कंडीशन मीट कर लेते हैं तो हम 2 प्रोटॉन को 2 हाइड्रोजन एटम को आपस में फ्यूज़ करवाने में कामयाब हो जाएंगे और उसके अंदर से हीलियम निकाल सकेंगे। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर तो हासिल अचीव किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर और ग्रेविटी को अचीव करना बहुत मुश्किल था। तो साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकाला कि वो इसका टेम्परेचर सूरज के इक्वल नहीं रखेंगे बल्कि उससे 10 टाइम ज़्यादा रखेंगे। 10 टाइम ज़्यादा रखने से ये होगा कि कोलिजन जो है वो एटम की पार्टिकल की इतनी ज़्यादा होगी कि वो वहाँ पे वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी और उसका जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे राइज़ कर जाएगा और वो प्लाज्मा बना देगा। चाइना ने एक रीसेंट एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम ईस्ट है। उसमें उन्होंने टेम्परेचर को अचीव करने की कोशिश की। तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा तो अचीव नहीं, 10 टाइम्स अचीव तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने 5 टाइम्स ज़रूर अचीव कर लिया, विच इज़ 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और वो सस्टेन किया था 17 मिनट्स के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये अब तक नहीं हुआ था। तो ईस्ट में ये सब कुछ हुआ है, तो इस वजह से ये हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। अब हम बेसिक्स की तरफ आते हैं। फिजन और फ्यूजन का थोड़ा सा हम डिफरेंस समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए प्लाज्मा बनाने में प्लाज्मा का जो प्रोसीजर है उसमें हेल्पफुल रहे। न्यूक्लियर फिजन में बेसिकली हम एक हैवी न्यूक्लियर को ब्रेक करके 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाते हैं, जो कि हमें एनर्जी रिलीज़ करता है, यूरेनियम बना देता है बेसिकली। मास डिफ्लेक्शन की वजह से जो है ये एक हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होता है 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में और अपनी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है। ये वही एनर्जी रिलीज़ करता है, साथ यूरेनियम हमें प्रोवाइड करता है। 1 केजी यूरेनियम जो है वो काफ़ी होता है एक शहर की 3 साल की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। बट एनर्जी बनाने के बाद जो इसमें से रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। जो हमारा अगला है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उसमें हम 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई को लेके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो जो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई बेसिकली ये हमारे पास प्लाज्मा का फ्यूल है। डिट्रियम एंड ट्रिटियम, ये 2 छोटे पार्टिकल्स न्यूक्लियाई लेके हम आपस में जब इनको फ्यूज़ करवाएंगे एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करके, प्रेशर प्रोवाइड करके, तो ये एक हैवी न्यूक्लियाई बनाएगा, हीलियम बना देगा। बेसिकली अगर हम ये प्रोटॉन को आपस में फ्यूज़ करवा देते हैं तो हमारे पास प्लाज्मा बन जाएगा। और फिजन से कई गुना ज़्यादा जो है वो हैवी अमाउंट में हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन हमें इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 100 मिलियन केल्विन टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये 2 ही जगह पे पॉसिबल है, ये एक सन में पॉसिबल है और या तो फिर कोर ऑफ सन में या फिर खुद न्यूक्लियर फ्यूजन करवा कर। तो इतनी ज़्यादा जब अमाउंट में हमें एनर्जी मिल रही है फ्यूजन रिएक्शन में, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है।
फ्रांस में एक रिएक्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा रिएक्टर है जिसका नाम है आइटर। आइटर स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसे 35 कंट्रीज़ आपस में मिलकर चला रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 35 कंट्रीज़ इसको आपस में मिलकर चला रही हैं तो इसका जो ये कितना बड़ा हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा रिएक्टर अभी तक का जो है वो माना जा रहा है। सो बेसिकली जो टॉपिक है मेरा टोकामैक, ये प्लाज्मा की एक एप्लीकेशन है। टोकामैक बेसिकली रशियन वर्ड है जो कि स्टैंड करता है टोरॉइडल चैम्बर विद द मैग्नेटिक कॉइल। ये एक डोनट शेप का होता है जो कि जिसको हम टोरस भी कह देते हैं। बेसिकली ये एक बहुत बड़ी मशीन है आइटर के अंदर जो कि एनर्जी को कंट्रोल करने का काम करती है। जिस तरह ये एनर्जी को कंट्रोल करता है, इस पर ये सारा का सारा न्यूक्लियर रिएक्टर टिका होता है। इस मशीन से बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है और जिसका काम प्लाज्मा एनर्जी को टोरस शेप में कन्वर्ट, टोरस मीन डोनट शेप में जो है वो बनाए रहना होता है। क्योंकि प्लाज्मा, हमें पता है कि प्लाज्मा एक थाउजेंड्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ टेम्परेचर है और प्लाज्मा को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली ये मशीन है वो प्लाज्मा को कंट्रोल करने का काम करती है, शेप अप रखने का, यूनिफॉर्म रखने का काम करती है, ताकि वो वैक्यूम चैम्बर की वेसल्स के साथ ना टकराए, क्योंकि अगर वो टकरा जाएगा तो ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है। तो इस वजह से ये मशीन उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये इसका आइडिया सबसे पहले हमें 1950 में आइगर एंड एंड्री ने दिया था और 1958 में इस पर नेटन ने वर्किंग ऑफिशियली स्टार्ट कर दी थी। तब से लेके अब तक इस पर काम होता आ रहा है, मतलब यू कैन से दैट 71 ईयर्स हो गए हैं इस चीज़ को। टोकामैक 20 मिनट्स में 50 मेगावाट पावर लेकर 500 मेगावाट थर्मल प्लाज्मा प्रोड्यूस कर सकता है। 10 लाख आबादी वाले शहर को 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी होती है और टोकामैक 7 से 8 घंटे में इतनी एनर्जी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है कि वो 10 लाख आबादी वाला शहर 10 सालों से भी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो कितनी हैवी अमाउंट में हमें एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये देखिए कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, ये हमारे एनर्जी क्राइसिस को पूरा कर रहा है। ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है ये, लेकिन एक बड़ी ख़ास बात है कि ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसकी जो कॉस्ट है वो 22 बिलियन यूरोज़ है और 2025 में ऐसा कहा जा रहा है कि इसे ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा है, तो हमने इसके जो अराउंड है वो हमने बिग फ्रिजेस लगा दिए, कूलिंग सिस्टम लगा दिए ताकि वो इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। और ये सारा जो सिस्टम है ये कंप्यूटराइज हो रहा है, ठीक है। जिस तरीके से सन सेवरल प्लैनेट्स को एनर्जी देता है, इस तरीके से ये जो आर्टिफिशियल सन है, टोकामैक आर्टिफिशियल सन, दोनों एक ही बात है। जो जिस तरीके से आर्टिफिशियल सन हमें जो है वो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, तो विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर वर्ल्ड। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है, इसकी कंस्ट्रक्शन में बेसिक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास टोरॉइडल फील्ड कॉइल है, जो कि आप ब्लू कलर में देख रहे हैं। जो सारी कॉइल है वो हमारे पास टोरॉइडल फील्ड कॉइल है। ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं हमारे पास सोलेनॉइड है, और हमें पता है सोलेनॉइड का काम क्या होता है। जब हम इस इन कॉइल्स के अंदर से हम करंट को पास आउट कराएंगे तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और प्लाज्मा को शेप अप रखने में, सस्टेन करने में, कन्फाइन करने में हेल्प करेंगे। हमारे पास ग्रे कलर में जो हमें दिख रही हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल शेप में जो हमें दिख रही है वो पोलाइडल फील्ड है। और उसके बाद हमें जो ब्लैक कलर में दिख रही है, जो हमारे पास थिक सी, बहुत थिन सी पिंक कलर के ऊपर लाइंस हैं वो हमें दिख रही हैं, वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को शो करा रही हैं कि प्लाज्मा के अराउंड चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप सोच रहे होगे कि पोलाइडल और टोरॉइडल ये क्या वर्ड है, हमें इनका मीनिंग नहीं पता। तो टोरॉइडल का जो मीनिंग है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो फील्ड है वो हॉरिजॉन्टली इसको कवर कर रही है। और पोलाइडल का मतलब है वर्टिकल
डायरेक्शन में जो है फील्ड, मतलब कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में फील्ड ने, मैग्नेटिक फील्ड ने प्लाज्मा को घेरा हुआ है ताकि वो अपनी शेप मेंटेन रख सके। इसको बहुत मुश्किल होता है इसको मेंटेन रखवाना, तो ये कंप्यूटराइज सारा काम होता है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है वो प्लाज्मा इसके अंदर मूव कर रहा होता है कंटिन्यूसली। बेसिकली टोकामैक का इस शेप में होता है और प्लाज्मा इसके अंदर अराउंड इस तरीके से इतना फास्टली मूव कर रहा होता है। अब इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि टोकामैक जो है वो डोनट शेप वैक्यूम चैम्बर होता है। पीछे मैंने कंस्ट्रक्शन में भी आपको दिखाया था और यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस को हम स्टार्ट करने से पहले सारी एयर्स इम्प्योरिटीज़ को वैक्यूम चैम्बर से निकाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि मैग्नेटिक सिस्टम को हम चार्ज अप कर देंगे ताकि वो हमारी प्लाज्मा को कन्फाइन और कंट्रोल करने में हेल्प करे। और फिर हमने गैशियस फ्यूल को इंट्रोड्यूस करवाना है, जो कि हमें पता है हीलियम और सॉरी डिट्रियम और ट्यूट्रियम था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो वेसल्स के अंदर से पास आउट करवाना है, सोलिनॉइड कॉइल के अंदर से पास आउट करवाना है, ताकि जो है इलेक्ट्रिक करंट हमने वेसल्स के अंदर से पास इसलिए कराया है ताकि जो हमारी गैस है वो आयनाइज हो सके और प्लाज्मा बना सके। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जब कॉइल्स के अंदर से पास आउट होगा तो उसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो फिर जाहिर है कि वो आयनाइज हो जाएगा और प्लाज्मा बना देगा। उसके बाद प्लाज्मा जो पार्टिकल हैं वो इतने एनर्जाइज हो जाएंगे कि वो आपस में कोलाइड करना शुरू कर देंगे, और जब आपस में कोलाइजन होगी तो वो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, और वो 150 टू 300 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। उसके बाद सुपर कंडक्टिंग टोकामैक में हमने सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज़ किए होते हैं। उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाना है। हम जब इन मैग्नेट्स के अंदर से करंट को पास आउट करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन इस हमें सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए उन कॉइल की जो रेजिस्टेंस है उसको कम करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत लो करना पड़ेगा, बहुत लो, अराउंड -269 डिग्री सेल्सियस तक करना पड़ेगा। अगर हम ये कर लेंगे तो हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, जो कि प्लाज्मा को कन्फाइन करने में हेल्प करेगी। वो जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद फ्यूजन रिसर्च की कुछ डेवलपमेंट हैं। यूके के अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो टोकामैक अब बन चुके हैं, जिसमें हमारे पास जेट है, जॉइंट यूरोप टॉरस, एंड उसके अंदर मास्ट है, मेगा एम्पेयर स्फेरिकल टोकामैक। उसके बाद यूएसए में जो है वो हमारे पास एक टोकामैक फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर बना है। उसके बाद और डेवलपमेंट हुई तो उसके बाद हमारे पास आइटर आ गया। आइटर का जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इंटरनेशनल थर्मोडायनामिक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। ये फ्रांस में बन रहा है और ये अब तक का सबसे बड़ा जो है वो रिएक्टर है। 2020s में इंशाल्लाह ये ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, इस पर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि आइटर से भी बड़ा एक रिएक्टर तैयार हो रहा है, जिसे चाइनीज़ फ्यूजन इंजीनियरिंग टेस्ट रिएक्टर कहा जाता है। ये आइटर से भी बड़ा है, फ्यूचर में बन रहा है, 2030s में जाकर तैयार होगा ये। मीनवाइल हमने जो है वो ईस्ट पर काम कर रहे हैं। ईस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें हमने 17 मिनट्स तक प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है वो 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक सस्टेन करके रखा था। वो 5 टाइम्स था बेसिकली सन के टेम्परेचर से, लेकिन हमने इसको 10 टाइम्स लेके जाना है। तो इस पर अभी भी वर्किंग जारी है कि किस तरीके से, कैसे हम टेम्परेचर को और हाई कर सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। और यूके के अंदर ST40 टोकामैक जो है उस पर भी डेवलपमेंट हो रही हैं। कंक्लूजन में अगर अपने टॉपिक को कंक्लूड करूँ तो मैं इस तरीके से करूँगी कि जो एनर्जी की जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड में वो बढ़ती जा रही हैं, और जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड हैं, और वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं। तो इस सारे उस सूरत हाल में हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी ही एक ऐसा वाहिद ज़रिया है कि वो हमारी इन सारी प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन दिखा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी में फ्यूजन रिएक्शन होगा, प्लाज्मा बनेगा, प्लाज्मा बनेगा तभी हम जो है वो हमारी
इन इस मशीनरी को, जिस तरह टोकामैक है, हम इसको चला सकते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट हम जो है वो प्लाज्मा से ले सकते हैं। उसके बाद अगर टोकामैक को अगर मैं 2-4 लाइनों में कवर करूँ तो मैं ऐसे कहूँगी कि हम जब भी 2 प्रोटॉन को आपस में फ्यूज़ करवाएंगे एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करके, तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होगी, वो हीलियम बनाएगी। और जब ग्रेविटी उस एनर्जी को दबाने की कोशिश करेगी तो एक ब्लास्ट होगा, हाइड्रोजन का ब्लास्ट होगा। इसी तरह ये जो ब्लास्ट हो रहा है सन के अंदर, ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, इसीलिए जो है उसका टेम्परेचर इस तरह बना रहता है। तो अगर हम 2 प्रोटॉन को आपस में फ्यूज़ करवाने में कामयाब हो जाएँ और हीलियम बनाने में कामयाब हो जाएँ, तो हम आर्टिफिशियल सन बना सकते हैं, और जो कि ऑलमोस्ट बन भी चुका है। 2025 में इसमें वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लाज़्मा का देखें इतना बड़ा रोल है कि अगर प्लाज़्मा बनेगा तब टेम्परेचर ज़ाहिर है राइज़ होगा। हम प्लाज़्मा को शेप अप कर रहे हैं इस मशीन के ज़रिए। ये एक एप्लीकेशन है जो हमें वर्ल्ड वाइड फ़ायदा दे सकती है। बहुत सारी कंट्रीज़ इस पर काम कर रही हैं, और अब पाकिस्तान, जहाँ मैं काम करती हूँ, मतलब मेरे कुलीग हैं प्यास में, वो जो हैं बता रहे थे मुझे कि अब प्यास में भी जो है वो वर्किंग शुरू हो गई है इस टोकामैक के ऊपर, के वो इसके जो उसके जो सप्लाई है ना, एनर्जी सप्लाई, मतलब वो कुछ इस तरह बता रहे थे कि जो पावर सप्लाई के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है पाकिस्तान में भी। तो ये कितनी खुशी की बात है कि इतनी एक अमेजिंग चीज़ पर पाकिस्तान भी हिस्सा ले रहा है। हालांकि पाकिस्तान को बहुत पहले ही ये सब कर लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो नहीं किया। बाकी कंट्रीज़ ने उसमें शामिल लिया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान ने भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। तो ये थी प्लाज्मा की एप्लीकेशन, टोकामैक रिएक्टर, जो कि मेरा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी चीज़ की समझ नहीं आई है, यू कैन फ्रीली आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।